हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सबका कैरियर पॉइंट फाउंडेशन डिवीजन में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं ओलंपियाड के लिए एक वीडियो। क्योंकि जैसे ही ओलंपियाड का नाम आता है वैसे ही बच्चा सोचने लगता है कि सर हमें करना क्या होगा, क्या बच्चा डरने लगता है। वो सोचता है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, सर कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, क्या क्या हमारे सिलेबस में है, हमें क्या करना है, कैसे फॉर्म फिल करना है। तो आज हम ये सब देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और हम डिस्कस करने वाले हैं किसके लिए, आईएमओ के लिए, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए, जिसको ऑर्गेनाइज करा था एसओएफ, साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन। तो चलते हैं हम हमारा वीडियो आगे चलते हैं, हम देखते हैं। तो पहली चीज है कि वाई ओलंपियाड्स, के ओलंपियाड्स क्यों जरूरी हैं, व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ ओलंपियाड्स, ओलंपियाड्स के लिए बेनिफिट्स क्या हैं। तो पहला बेनिफिट्स है आपके लिए कि स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज। तो पहला जो चीज है कि आपको जब भी आप ओलंपियाड्स क्वालिफाई करते हो तो आपको कई तरीके की स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं, जो आपकी हायर स्टडीज के लिए आपको क्या होती हैं, काफी ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। सेकंड इज प्रोफाइल बिल्डिंग। जब आप मान लो कहीं पर जॉब के लिए जाते हो आगे आपका ग्रेजुएशन करके, तो उसमें आप देखा जाता है कि हाँ ये ओलंपियाड क्वालिफाई है, तो वो भी क्या होता है आपके लिए एक एक्स्ट्रा फीडबैक होता है, आपके लिए एक बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फीडबैक होता है जो आपको आगे ग्रो करने में क्या करता है, हेल्प करता है। आफ्टर दैट एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब आप मैथमेटिक्स की जितनी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, ओलंपियाड्स दोगे, कॉम्पिटिशंस दोगे, उतनी ही ज्यादा आपकी एनालिटिकल जो स्किल है किसी भी चीज को सॉल्व करने की वो बढ़ेगी। फिर उसके बाद है आपका एडिशनल नॉलेज सोर्स। और कई चीजें ऐसी चीज होती हैं जो हमने कभी पढ़ी नहीं होती, लेकिन जब हम इन ओलंपियाड्स के लिए पढ़ते हैं तब हमें पता चलती है कि ये एडिशनल चीजें भी होती हैं जो हमें क्या है, हमारी नॉलेज बढ़ाने में क्या करती हैं, काफी ज्यादा हेल्प करती हैं। उसके बाद है इंप्रूव्स एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड कंसेप्ट क्लैरिटी। बिल्कुल होगा ही सही, आप जितना ज्यादा ओलंपियाड्स के लिए पढ़ोगे, क्योंकि आईओ में जो होता है इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, काफी बड़ा ओलंपियाड होता है, तो जब आप उसके लिए पढ़ना चालू करोगे तो आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होगी बिल्कुल इंप्रूव होगी सरी। कि सर क्यों इंप्रूव होगी, क्योंकि चीजें क्या है, जैसे कोई चीजें आपके अंदर लैक रह गई, कोई चीज आप स्किप कर गए, तो आप वो क्या करोगे, यहां पढ़ोगे तो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी, प्लस आपकी जो कंसेप्ट क्लियरिटी होगी, जो कोई कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं रहा होगा वो भी इस यहां से क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। उसके बाद है इंप्रूव्स रीजनिंग एंड लॉजिकल एबिलिटी। तो इससे क्या होता है, रीजनिंग एंड लॉजिकल एबिलिटी, जो आपके मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी आपके माइंड को डेवलप करने में काफी हेल्प करते हैं। तो वो भी आपके कोर्स का एक हिस्सा है। तो आप जब उन्हें पढ़ते हैं तो आप क्या होते हैं, आपके जो लॉजिकल और रीजनिंग एबिलिटी होती है वो भी क्या होती है, काफी ज्यादा इंप्रूव होती है। आफ्टर दैट सर प्रिपरेशन फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और आप क्या करते हो, इसके थ्रू आईएमओ के लिए जब आप तैयारी कर रहे हो या आप किसी और के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप उससे रिलेटेड क्या हो सकते हैं, जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो सकते हैं उनके लिए भी क्या हो जाते हो, प्रिपेयर हो जाते हो। अब सर एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, भाई एग्जाम पैटर्न जो लेवल फर्स्ट का होगा, इसमें 2 लेवल होंगे, तो एग्जाम फर्स्ट की जो लेवल फर्स्ट है हम उसकी बात करते हैं। तो ये जो है एग्जाम लेवल, ये जो एग्जाम पैटर्न है लेवल फर्स्ट के लिए, वो सिर्फ है किसके लिए, फिफ्थ से 10th तक के लिए। पहला सेक्शन जो होगा वो किसका होगा, लॉजिकल रीजनिंग का होगा। सर लॉजिकल रीजनिंग, भाई मेंटल एबिलिटी जो होता है आपका वो लॉजिकल रीजनिंग होता है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 आएंगे और आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, तो टोटल मार्क्स 15 होंगे लॉजिकल रीजनिंग के। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन होगा आपका मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसमें आपके नंबर ऑफ 20 क्वेश्चंस कितने होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 20, और हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो कितना होगा, 1 होगा, और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने होंगे, 20 होंगे। उसके बाद सेक्शन 3 होगा जिसमें एवरीडे की जो होगी मैथमेटिक्स होगी, उसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 10 होंगे, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का होगा। और फिर उसके बाद होगा आपका अचीवर्स सेक्शन। अब अचीवर्स सेक्शंस, इसके अंदर आपके आते हैं जो क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं हॉट्स, जिसको अब हम देखेंगे सिलेबस जब आपको बताएंगे। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपके 5 और मार्क्स कितने का, हर एक क्वेश्चन होगा आपका 3 मार्क्स का, और टोटल होंगे आपके 15। तो याद रखना है आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 50 और टाइम मिलेगा आपको 1 आवर। और सबसे बड़ी बात, इस पेपर में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आगे चलते हैं, क्लास 8 की बात करते हैं कि सर इसका सिलेबस क्या होगा। तो सेक्शन 1 की बात करी थी, सेक्शन 1 में आपका क्या था, लॉजिकल रीजनिंग था, तो उसके अंदर आएगी आपकी वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग आएगी, जो कि आप मेंटल एबिलिटी के अंदर पढ़ते हो।
उसके बाद सेक्शन 2 होगा, उसमें क्या क्या आएगा आपका, रैशनल नंबर, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, exponents and powers, comparing quantities, algebraic expressions and identities and linear equation in one variable, understanding quadrilaterals, construction, mensuration, visualizing solid shapes, data handling, direct and inverse variation, factorization, introduction to graph, playing with numbers. मीन्स आपका जो एनसीईआरटी का जो 8 का जो क्वेश्चन जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट आपका यहाँ पर कवर होता है। उसके बाद थर्ड जो सेक्शन था सिलेबस एज पर सेक्शन 2, जो आपका सेक्शन 2 था मैथमेटिकल रीजनिंग था, उसके अंदर भी सेम सिलेबस था। और थर्ड जो आपको था एवरीडे मैथमेटिक्स, उसके अंदर भी आपका क्या होगा, बिल्कुल सेम सिलेबस होगा। तो ये लिखा है सेक्शन 3 के लिए दैट सिलेबस एज पर सेक्शन 2, इसका जो होगा बिल्कुल सेम इसका होगा। उसके बाद है सेक्शन 4 विच इज अचीवर्स सेक्शन। सर इसमें क्या होता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन। इसके अंदर क्या होता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस होते हैं। सर लेकिन होते किसके हैं सर, ये तो बताओ। अरे भाई होते किसी के नहीं है, सिलेबस एज पर सेक्शन 2, मतलब ये जो आप नॉर्मली पढ़ते हो। फिर इसमें क्या होता है, जैसे आप पढ़ते हो बेसिक, फिर आप उसकी एप्लीकेशन पढ़ते हो, फिर उसके बाद आप इसकी एप्लीकेशंस को जब थोड़ा अपर लेवल तक लेके जाते हो तो वो आपके क्वेश्चंस कहां जाते हैं, अचीवर सेक्शन में। जो आपको कहते हैं, देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है सर, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देते हैं वो क्वेश्चंस आपके कहां आते हैं, अचीवर सेक्शन में आते हैं। इसके लिए इसके क्वेश्चंस कितने हैं, ओनली 5, और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है हमारा क्लास 9 का सिलेबस। इसका सेक्शन फर्स्ट भी बिल्कुल सेम है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग होगा। सेक्शन 2 में होगा नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स, सर्कल्स, कंस्ट्रक्शन, हीरोन्स फार्मूला, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो कि आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है, सेम है। और उसके बाद आपका सेक्शन 3, द सिलेबस ऑफ दिस सेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। इन दोनों पे बेस्ड होगा, इन दोनों पर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और इन दोनों पर बेस्ड होगा आपका। आफ्टर दैट सर सेक्शन 4 में बिल्कुल सेम हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, जो आपके सेक्शन 2 के जो सिलेबस पे बेस्ड हैं, जो आपको क्वेश्चन सोचने पर मजबूर कर दें। समझ लो, हो गए क्वेश्चन इसी के, लेकिन जो आपको मतलब बहुत ज्यादा दिमाग लगाने पर जोड़ दें, वही क्वेश्चंस आपके कहां आते हैं, इसके अंदर आते हैं, जिससे बोलते हैं हॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन। इसके बाद बात करते हैं हम सिलेबस क्लास 10th की। इसमें अंदर भी सेक्शन 1 के अंदर आ गया आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आएगी। सेक्शन 2 के अंदर आएगा आपका रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्राइग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइग्नोमेट्री, कंस्ट्रक्शन, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो कि आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है। एंड फिर उसके बाद है सेक्शन 3, द सिलेबस ऑफ दिस सेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। इन दोनों के लिए बोल रहा है बात। उसके बाद सेक्शन 4 एज सेम एज जैसा आपका ऊपर से आ रहा है, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, जो कहां पर बेस्ड होंगे, आपके सेक्शन 2 के सिलेबस पर क्या होंगे, बेस्ड होंगे। क्वेश्चन इन्हीं से आएंगे, लेकिन उनका जो लेवल होगा काफी ज्यादा होगा, जो आपको मतलब किसी चीज को सोचने पर क्या कर देगा, मतलब आपको मतलब ऐसा लगेगा हाँ नहीं अब हमें इसमें दिमाग लगाना है। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके अचीवर्स सेक्शंस में आएंगे, जो आपको क्या है मतलब बहुत अच्छे लेवल के होंगे। और बेसिक जो होगा आपका वो इन्हीं का होगा, जो आपके सेक्शन 2 के अंदर दिया हुआ है, जो एनसीईआरटी का सिलेबस है। इसके बाद आपका आता है एग्जाम पैटर्न लेवल 2। अब आपने लेवल 1 क्लियर कर लिया, उसके बाद है सर लेवल 2। तो लेवल 2 के अंदर 5th to 10th का फिर क्या होगा सर, तो जब लेवल 1 आपने क्लियर कर लिया, अब आप लेवल 2 के लिए क्वालिफाई हो गए। तो लेवल 2 के क्वालिफिकेशन के बाद आपको क्या पढ़ना है सर, फर्स्ट सेक्शन में आपको पढ़ना है मैथमेटिक्स, चाहे 8th की हो, आप 8th के लिए क्वालिफाई कर रहे हो, 8th की होगी, 9th की होगी, 10th की होगी। आफ्टर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो मैथमेटिक्स में होंगे वो 45 होंगे, हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा और टोटल मार्क्स 45 के होंगे। और उसके बाद वही अचीवर सेक्शन, जिसके अंदर आपके क्वेश्चंस आएंगे हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 5 होंगे, हर एक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का होगा, एंड टोटल मार्क्स कितने होंगे आपके 15 होंगे। तो ये जो सेकंड लेवल का जो आपका एग्जाम होगा, इसमें भी आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे, और आपके पास जो 50 क्वेश्चंस आएंगे, नंबर ऑफ टोटल मार्क्स रहेगा 60, और आपका टाइम भी कितना रहेगा, 60 रहेगा।
इसके बाद पेपर पैटर्न कैसा रहेगा सर? पेपर पैटर्न तो बताओ सर, कि आपने ये सब तो बता दिया, ये होगा, ये सिलेबस आएगा। सर पैटर्न पेपर के बारे में तो जानकारी दो भाई। पेपर पैटर्न में तो आपका जो क्वेश्चंस होगा लेवल 1 का ओलंपियाड एग्जाम्स का विल बी 60% फ्रॉम द करंट क्लास सिलेबस। जैसे आप अभी 8th क्लास में हो तो आपका जो 60% आएगा, जो आपकी 8th क्लास की बुक है 60% तो उसमें से आएगा, एंड 40% फ्रॉम द प्रीवियस क्लास सिलेबस। और जैसे आप अभी करंट में 8th क्लास में, तो आपकी प्रीवियस क्लास क्या हुई? 7th हुई। तो आपका जो 40% सिलेबस आएगा वो कहां से आएगा? 7th क्लास से आएगा। तो मतलब आपको समझ लो कि आपको प्रीवियस वाले की जो मैथ्स है वो भी पढ़नी है, और जो आप अभी करंट में 8th पढ़ रहे हो उसकी भी मैथ पढ़नी है। एग्जांपल, क्लास 8 IMO एग्जाम विल हैव 60% क्वेश्चंस फ्रॉम क्लास 7। सॉरी, क्लास 7 से नहीं होगा बेटा, क्लास 8 से होगा। किससे होगा बेटा? क्लास 8 से होगा, ये क्लास 7 से नहीं होगा। जो आपका 60% आएगा वो क्लास 8 से आएगा, एंड सिलेबस एंड 40% क्लास सेक्शन फ्रॉम क्लास 7। क्लास 7 से आएगा आपका जो 40% सिलेबस होगा वो कौन सी क्लास से आएगा? आपका 7% से, वो 7th क्लास से आएगा। उसके बाद है क्वेश्चन ऑफ लेवल सेकंड। अब क्वेश्चन ऑफ लेवल सेकंड के अंदर क्या होगा? ओलंपियाड एग्जाम विल बी फ्रॉम द करंट क्लास सिलेबस ओनली। आपका जो सेकंड लेवल जो था, जिसके अंदर आपके 45 क्वेश्चंस जो थे वो मैथमेटिक्स से आ रहे थे। तो अभी आप 8th क्लास में हो तो आपका जो टोटल सिलेबस है, मतलब 100% जो सिलेबस है उसी में से 45 क्वेश्चंस आएंगे, और जो आपके 5 क्वेश्चंस थे वो तो अचीवर सेक्शन से थे, और क्वेश्चंस इन अचीवर सेक्शन विल बी फ्रॉम द करंट क्लास सिलेबस। और आपके जो अचीवर्स सेक्शन के जो क्वेश्चंस होंगे वो भी आपके करंट क्लास सिलेबस से ही आएंगे। इसके बाद आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? सर स्ट्रेटजी तो पढ़ाओ सर, पढ़ा कैसे जाए? अरे भाई कोई इतना दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट क्लैरिटी, सबसे पहली चीज तो आपको जो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेनी है, हर एक चीज उसका बेसिक पढ़ लेना है। बिकॉज एनसीईआरटी बहुत इनफ होती है, लेकिन उसके बावजूद अब आपको थोड़ा सा अपर भी जाना, लेवल 2। सर आपने लेवल फर्स्ट के लिए बता दिया, भाई लेवल 2 तो उसके लिए भी बताया जाएगा। फर्स्ट है आपका कि कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए आप क्या पढ़ोगे? एनसीईआरटी पढ़ोगे। एनसीईआरटी इज द बेसिक आपको सब कुछ बताएगा। तो कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए आप पढ़ो एनसीईआरटी। आफ्टर दैट क्या पढ़ना है आपको? एनसीईआरटी प्लस एमटीजी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, एमटीजी की बुक। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, सीधी सी बात है, आईओ में दे रहे हो तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस तो आपको करनी है। अचीवर सेक्शन के लिए आपको काफी अच्छे से पढ़ना है। टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, क्योंकि आपके पास 60 क्वेश्चन है, 60 मिनट्स है, तो आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। आप सोचो कि मैं 1 मिनट एक क्वेश्चन को दे दूं, नहीं, आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम या ओलंपियाड या आप किसी भी तरीके का एग्जाम हो, सबसे मेन होता है उसके अंदर क्या? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज एवरीथिंग। और उसके बाद है नो नेगेटिव मार्किंग, जो मैं आपको बता चुका हूं कि नो नेगेटिव मार्किंग होगी। अब इसके बाद रिवॉर्ड्स क्या होंगे? भाई जो फर्स्ट रैंक वाला होगा उसको 5000 रुपीज मिलेंगे, और प्लस जोनल गोल्ड मेडल प्लस सर्टिफिकेट ऑफ जोनल एक्सीलेंस मिलेगा। ठीक है, और नंबर ऑफ अवार्ड्स कितने हैं? 312। अगर फर्स्ट पोजीशन पे आते हो 312 इसकी वो है। सेकंड पोजीशन वाले को 2500 मिलेगा, जोनल सिल्वर मेडल मिलेगा, फर्स्ट वाले को गोल्ड, फिर उसके सिल्वर सर्टिफिकेट ऑफ जोनल एक्सीलेंस। थर्ड वाले को मिलेगा 1000 रुपीज ईच, प्लस जोनल ब्रॉन्ज मेडल प्लस सर्टिफिकेट ऑफ जोनल एक्सीलेंस। आफ्टर दैट जो 4th से 10th पोजीशंस पे आएंगे, आपके रैंक में आएंगे, उन्हें मिलेगा गिफ्ट वर्थ 500 रुपीज ईच। मतलब 500 रुपीज का उनको हर एक को गिफ्ट मिलेगा, प्लस सर्टिफिकेट ऑफ जोनल एक्सीलेंस। और जो 11th से 25th आएंगे उन्हें क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट ऑफ जोनल एक्सीलेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट ऑफ जोनल एक्सीलेंस मिलेगा। आफ्टर जो आपके रैंक 26 से प्लस जाएंगे उन्हें क्या मिलेगा? मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगा। इसका सर्टिफिकेट भी बहुत मायने रखता है। द सर्टिफिकेट ऑफ दिस IMO इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके प्रोफाइल को बिल्ड करने में काफी हेल्प करता है। जैसे मैंने आपका स्टार्टिंग में जो की पॉइंट्स बताए थे, वाई ओलंपियाड्स क्यों जरूरी है, ओलंपियाड्स क्यों जरूरी हैं, तो उसमें आपको ये चीज क्या करेगी? हेल्प करेगी। ये सर्टिफिकेट भी इसके बहुत ज्यादा सफिशिएंट होते हैं। ठीक है, उसके सर बाद डेट्स ऑफ क्या है IMO की? भाई IMO की जो डेट्स है, पहली जो होगा आपका पहला एग्जाम होगा 31 अक्टूबर को, अक्टूबर चल रहा है, होने वाला है। उसके बाद दूसरा आपका कब होगा? 3 स्लॉट में है, 30 नवंबर को, 30 नवंबर को है, फिर उसके बाद 14 दिसंबर को है। ठीक है, और इनकी जो लास्ट डेट फिल होती है, मतलब फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होती है, वो इनकी एग्जाम डेट से 15 डेज पहले हो जाती है। कि सर आपने हमें डेट तो बता दी, सर अब फॉर्म कैसे फिल करना है? तो भाई फॉर्म फिल करने के 2 मेथड हैं।
एक तो आप जाओगे आपके स्कूल और इंस्टीट्यूशन के थ्रू, आपके स्कूल्स में इसके लिए फैसिलिटीज होती हैं। आपका जो वहां पर आप जाओगे, आप कहोगे कि मुझे आईएमओ के लिए क्या करना है, अप्लाई करना है, तो स्कूल वाले क्या करेंगे आपसे, आपका जो फी है इसका फी जो होगा स्कूल के थ्रू अगर आपका होता है तो आपका फी रहेगा 125 प्लस जीएसटी या अदर जो भी टैक्सेस है। ठीक है, कितना होगा 125 रुपीज प्लस जीएसटी या जो अदर टैक्सेस हैं वो रहेगा, और स्कूल वाले आपका फॉर्म फिल करवा देंगे। अब पहले क्या होता था, ये स्कूल के थ्रू होता तो बच्चा क्या है फॉर्म नहीं भर पाता था, या डेट निकल जाती थी, या मान लो उसके स्कूल में ये फैसिलिटी नहीं होती। लेकिन अब बच्चा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो चाहता है कि मैं आईओएम में जाऊं और वहां पर स्कोर करूं और काफी अच्छा स्कोर करूं, तो उसको भी घबराने की बात जरूरत नहीं है। वो एसओएफ साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन की डिवीजन वो साइट पे जा सकता है। वहां जाकर वो इंडिविजुअल मतलब अकेला खुद अपने बेसिस पर अपना फॉर्म फिल कर सकता है। उसका जो चार्जेस होगा वो होगा 150 रुपीज प्लस ऑफ जीएसटी, जो भी आपका जीएसटी लगेगा, और वो वहां पर जाकर अपना फॉर्म फिल कर सकता है खुद से, और फिर अपना एग्जाम दे सकता है, जो कि मैंने डेट्स आपको यहां पर मेंशन की है, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर एंड 14 दिसंबर। आई होप ये जो वीडियो है ये आप लोगों को काफी हेल्पफुल होगा।